हमने रेफरेंस बुक वगैरह आप लोगों को डिस्कस कर चुके थे कि कौन कौन सी आपको रेफरेंस बुक्स वगैरह इसमें फॉलो करनी है। आज के इस सेशन को यदि आप प्रॉपर तौर पर पूरा फॉलो करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि यूपीएससी के एग्जाम्स में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। उसमें हमें मेंस एग्जाम में लिखने का क्या अप्रोच रखना चाहिए, प्रीलिम्स एग्जाम में क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए हमें क्या अप्रोच अडॉप्ट करना चाहिए। जो हमने प्रीलिम्स के क्वेश्चंस रखे हुए हैं वो कॉन्सेप्ट के बेस पर भी है और फैक्ट भी है, दोनों चीजें हैं। कॉन्सेप्ट यदि आपको क्लियर होगा तो आसानी से, यदि फैक्ट्स में थोड़े वीक भी होंगे तो भी क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि हर स्टूडेंट में अपना अपना अलग क्वालिटी होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छे क्लियर होते हैं लेकिन फैक्ट्स वो नहीं लर्न कर पाते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो फैक्ट्स तो पूरे लर्न कर लेंगे लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होते हैं। तो सिर्फ यदि आप फैक्ट्स के बेस पर सोचें प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाएं तो मुश्किल होगा। कॉन्सेप्ट के बेस पर सिर्फ क्वालिफाई कर जाएं तो कुछ हद तक पॉसिबल होगा लेकिन 100% नहीं कहा जा सकता। इसलिए यूपीएससी में कॉन्सेप्ट तो बहुत ही जरूरी है। आपके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आप ये मान के चलें कि 70% आपका कॉन्सेप्ट काम करेगा, 30% आपको फैक्ट्स की जरूरत पड़ती है। फैक्ट्स आपके वीक भी हैं, ईयर आपको नहीं लड़ना है, कुछ नहीं, जो है आप उसमें गेस कर सकते हैं। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से उसको गेस कर लेंगे कि यहाँ पर ये चीजें हो सकती हैं। कॉन्सेप्ट के बेस पर आप फैक्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन फैक्ट्स के बेस पर कॉन्सेप्ट को फाइंड आउट करना जो है मुश्किल होगा। तो ये चीजें हैं। हम अपने इस सेशन में क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर मेंस एग्जाम्स के क्वेश्चंस को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। 3 क्वेश्चंस हमने ऐसे लिए हैं जो पूरी तरह से दोनों लैंग्वेज में हमने उसको यहाँ पर शो किया हुआ है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। और उसके बाद हमने 4 क्वेश्चंस ओनली इन हिंदी मीडियम में लिख रखा है। वो चीजें जो है आप देख लीजिएगा, यदि किसी को दिक्कत आएगी तो उसका इंग्लिश में भी हम अवेलेबल करा देंगे जो। और ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो ओनली इन इंग्लिश मीडियम में है, लेकिन हम साथ में उसको डिस्कस कर देंगे, इसलिए जो है मीडियम की आप लोगों को किसी को दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का लास्ट सेशन भी होगा। इसके पहले के जितने भी सारी चीजें हम सारे कवर कर चुके हैं। इस सेशन के बाद फिर आगे हम वैदिक सिविलाइजेशन वगैरह पर डिस्कस करेंगे, जो भी वैदिक एज वगैरह आएगा उस पर। और इसमें हमने डिस्कशन सेशन क्वेश्चन आंसर फॉर्म में इसको रखा हुआ है। और सबसे पहले हम मेंस के क्वेश्चंस को देख लेते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें से हम एक क्वेश्चन को लास्ट में, जब प्रीलिम्स क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम एक मेंस एग्जाम का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन उसमें से लेंगे और उसी को हम डिस्कस कर देंगे कि इसमें किस तरह से आपकी आंसर राइटिंग क्या होनी चाहिए, वो सारी चीजें उसमें आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 1 आप देख रहे हैं, डू यू एग्री दैट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ्टन हेल्प्स इन द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिटरेरी सोर्स डिस्कस। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि पुरातात्विक साक्ष्य प्रायः साहित्यिक स्रोतों को बेहतर समझने में सहायता करते हैं? टिप्पणी कीजिए। इस क्वेश्चन को यदि हमने पिछले सेशन में देखें, यदि आपको याद हो, 1 या 2 सेशन पीछे जो है मैंने इसको डिस्कस किया था, जो ब्रीफिंग इस पर की थी। ये क्वेश्चन आपका अराउंड 125 वर्ड्स में कंक्लूड होना चाहिए। ये जनरल स्टडी का यूपीएससी के मेंस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और 125 वर्ड्स का ये लिमिट का था। सेकंड क्वेश्चन आप देखिए, डिड द मास्टरी ओवर एग्रीकल्चर एक्ट एज ए
leverage for the rise of Harappan towns and cities discuss। क्या कृषि प्रवीणता ने हड़प्पा कालीन कस्बों एवं नगरों के उत्थान में उत्तोलन का कार्य किया? विवेचना कीजिए। तीसरा क्वेश्चन आप देखें, एग्जामिन द डिफरेंस एस्पेक्ट and uniqueness of Indus Valley civilization in relation to its religion and social practices along with suitable examples। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में धार्मिक व सामाजिक प्रथाओं के विभिन्न पहलुओं तथा अद्वितीयता का उपयुक्त उदाहरणों के साथ परीक्षण कीजिए। ये 3 क्वेश्चंस हमने इसको बाईलैंग्वेज रखा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। हम थोड़ा सा बस आपको अभी बताते हुए चल रहे हैं कि जब भी किसी क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है, जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन कहा है यहाँ पर, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि पुरातात्विक साक्ष्य प्रायः साहित्यिक स्रोतों को बेहतर समझने में सहायता करते हैं? यहाँ पर क्वेश्चन के 2 नट पॉइंट हैं, जो है बेसिक पॉइंट है। एक तो है आपका पुरातात्विक साक्ष्य और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। इन दोनों को ही जो है आपको इलेबोरेट करना है और उनका इंपॉर्टेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ हिस्ट्री को समझने में, हिस्ट्री को समझने में कहां पर किसका किस तरह का इंपॉर्टेंस है, पुरातात्विक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य दोनों के, और इन दोनों में आर्कियोलॉजिकल सोर्स किस तरह से बेहतर हैं, वो चीज आपको यहाँ पर राइट डाउन करना है, उसको आपको लिखना है। आसानी से ये क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक प्रकार से हम ये कहना चाहें कि ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, इसमें कोई ज्यादा घुमाया नहीं गया। सेकेंड क्वेश्चन देखें, कृषि की प्रवीणता ने हड़प्पा कालीन कस्बों एवं नगरों के उत्थान में उत्तोलन का कार्य किया। कृषि की प्रवीणता, एक तो वर्ड आपको यहाँ पर कृषि की प्रवीणता में दिख रहा है। क्वेश्चन सारे हड़प्पा सभ्यता से हैं तो इसलिए वो तो है ही है, पॉइंट जो बेस है वो तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही है, क्यों हमें जो कुछ लिखना है उसका आधार हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर ही रखनी है। सारी न्यू जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन को लेकर के ही लिखी जाएगी जो। लेकिन किन किन चीजों को लिखा जाएगा, एक तो एग्रीकल्चर एक्ट को लेकर के, मतलब कृषि में उनका क्या था, किस तरह से था, और उस एग्रीकल्चर से उनके कस्बों और नगरों को इस्टेब्लिश करने में उनका क्या रोल रहा। अब वो किस एस्पेक्ट में देखते हैं, चाहे वो बफर स्टॉक के तौर पर आपको देख रहे हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर ये सरप्लस होगा तो बफर स्टॉक बनाया, और बफर स्टॉक ये बना है तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनेगा, और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनेगा तो नगर और इन सब का जो है डेवलप होना जाहिर सी बात है कि उससे लिंक रहेगा। जो ये चीजें जो है इसमें आएंगी, जो है एक हमने बेसिक सा थोड़ा सा हिंट दिया है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा जो है ये ट्रिकी लग रहा है। इसमें कहा गया है इंडस वैली सिविलाइजेशन के संबंध में धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं के विभिन्न पहलुओं तथा अद्वितीयता का उपयुक्त उदाहरणों के साथ परीक्षण कीजिए। मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सोशल और रिलीजियस सिस्टम था उसके बेस पर वो एक यूनिकनेस थी, जो है उसकी एक अद्वितीयता थी, जो है वो एक अद्वितीय था, जो है उसकी तरह का दूसरी कोई सिविलाइजेशन नहीं दिखती है और आगे भी वो इंटरलिंक्ड इस तरह से नहीं होती है। इसके एग्जाम्पल के साथ में आपको एक्सप्लेन करना है, उसको परीक्षण करना है इस कथन की। जो है ये 3 क्वेश्चंस हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसमें सबसे ज्यादा ट्रिकी वैसे थर्ड ही दिख रहा है। अगले उसमें देखें 4 क्वेश्चंस और भी हैं आपके मेंस एग्जाम के पॉइंट से। सबसे पहला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन हमें यह जानने का अनूठा अवसर प्रदान करता है कि प्राचीन भारतीय समाज पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के प्रति अनुकूल था। हाल ही में इस विषय पर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय एवं बनारस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए अध्ययनों को दृष्टिगत रखते हुए इस कथन की पुष्टि कीजिए। ये क्वेश्चन करंट के साथ भी जुड़ा है। ये क्वेश्चन अभी जो है रिसेंटली 2 साल पहले एक रिसर्च आई हुई थी हिस्ट्री पर, जो है उसी से लेकर के जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड था, जो है इसलिए उससे ये लिंक्ड अप क्वेश्चन है। इस पर आप लोग ट्रेस करने की कोशिश कीजिएगा, लिखिएगा, उसके बाद हमें जब आप भेजेंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा काल की सामाजिक विशेषताओं का वर्णन करते हुए
एवं तत्कालीन समाज में उपस्थित प्रगतिशील तत्वों का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर क्या है, एक तो सोशल स्पेशलिटी जो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, एक तो उसको एक्सप्लेन करना है, और रिसेंट सोसाइटी के साथ रिसेंट मतलब तत्कालीन समाज में उपस्थित प्रगतिशील तत्वों का उल्लेख कीजिए। मतलब ये किस तरह से क्या क्या चीजें ऐसी थी उनके सोशल सिस्टम में जो आज के जो है डेवलप्ड सोसाइटी के साथ लिंकअप होती हैं, वो चीजें यहाँ पर डिस्कस करें। थर्ड क्वेश्चन, भारत की प्राचीन सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया और ग्रीस की सभ्यताओं से इस बात से भिन्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप की परंपराएं आज तक भंग हुए बिना परिरक्षित की गई हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि इजिप्टियन, मेसोपोटामिया और जो भी आपकी ग्रीस की जो है जो सिविलाइजेशन थी, उनके कंपैरिजन में इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सभ्यता है, उसकी जो परंपराएं थी, जो ट्रेडिशंस थी, वो अभी तक भी खत्म नहीं हो पाई और आज भी उसको सुरक्षित रखे हुए आगे बढ़ा जा रहा है। कई चीजें उसको हमने जब सेशन डिस्कस किया था तो उस समय भी हमने कहा था कि उस समय की आज भी हमें देखने को मिलता है, वो सिस्टम्स देखने को मिलते हैं, चाहे वो हम अंतिम संस्कार वगैरह की बात करें, चाहे हमें सोशल सिस्टम में देखने की बात करें, चाहे हम एग्रीकल्चर की बात करें, सिंपल सा एग्रीकल्चर में जैसे मिक्स क्रॉप वगैरह की, ये कई टेक्निक्स हैं। ये हम छोटा सा एक एग्जांपल लिया मिक्स क्रॉप, और भी इसी तरह से कई पॉइंट्स होंगे जो इस चीज में डालेंगे। और फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन जो है, हड़प्पा की संस्कृति आज भी भारत में प्रचलित है, टिप्पणी कीजिए। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जो सारे क्वेश्चंस जो है इस लेवल के हैं कि आप लोग स्टार्टिंग में भी इन क्वेश्चंस पर अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये है आपके मेंस के क्वेश्चंस जो है किस तरह से क्या है। आप एटलीस्ट इसमें दो क्वेश्चंस में आपको थोड़ी सी दिक्कत मुझे महसूस हो रही है कि हो सकती है। एक तो क्वेश्चन नंबर 1 है जो सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन हमें यह जानने का अनूठा अवसर प्रदान करता है कि प्राचीन भारतीय समाज पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के प्रति अनुकूल था। इसको कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय तथा बीएचयू के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के आधार पर इसको पुष्टि करनी है इस कथन की। एक तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है जिसमें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, और दूसरा क्वेश्चन मेरे नजरिए में जो लग रहा है कि जहां पर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी वो वही है क्वेश्चन नंबर 3, एग्जामिन द डिफरेंस एस्पेक्ट ऑफ यूनिकनेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन in relation to its religion and social practice along with suitable examples। ये दो क्वेश्चंस हैं और तो सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप के क्वेश्चंस हैं। ये है कि आप लोग जो है शुरुआती स्टेज में इन क्वेश्चंस को लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, आसानी से लिखा जा सकता है। बुक्स को भी फॉलो करें, हमने जो लेक्चर्स डिलीवर किए हैं उसको भी फॉलो करें। कोशिश मेरी आज ये होगी कि जितना भी हमने अपना लेक्चर डिलीवर किया था उसकी पूरी की स्लाइड पीडीएफ फॉर्म में हम वेबसाइट पर लिंक में डाल देंगे। आप लोग चाहें तो वहां से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से आप उसको गो थ्रू हो लीजिएगा, थोड़ा सा आपको हेल्प हो जाएगी। वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी जो है यूट्यूब चैनल पर पड़े हुए हैं, आप वहां से देख लें। एक दो लेक्चर हमारे मिस हुए हैं क्योंकि उनमें से रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी उनकी, इस कारण से थोड़ा सा उसमें रह गया जो है कि नहीं हो पाया। तो ये चीजें हैं, ये तो मेंस एग्जाम के क्वेश्चंस थे। अब आते हैं हम प्रीलिम्स एग्जाम के पॉइंट से क्वेश्चंस पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, उनको जो है आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा सेंटेंस नहीं सही है। इसमें फर्स्ट जो पॉइंट है, सर चैट डिसेबल है। it was predominantly a secular civilization and the religious element, though present, did not dominate the scene. During this period, cotton was used for manufacturing textile in India.
यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। यहाँ इट वॉज प्रीडोमिनेंटली ए सेकुलर सिविलाइजेशन एंड द रिलीजियस एलिमेंट दो प्रेजेंट डिड नॉट डोमिनेट द सीन ड्यूरिंग दिस पीरियड। एक तो यहाँ तक है पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस है कॉटन वॉज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल्स इन इंडिया। अब इनमें से बताना है अब इसमें से ये बताना है कि स्टेटमेंट आपको पहला ये रखना है इट वॉज से लेकर के पीरियड तक। दूसरा सेंटेंस जो है ये रखना है कॉटन वाला जो सेंटेंस है। पहला सही है, दूसरा सही है। पहला ऑप्शन है ओनली वन करेक्ट, दूसरा ऑप्शन है ओनली टू करेक्ट, तीसरा ऑप्शन है बोथ वन एंड टू करेक्ट, चौथा ऑप्शन है नाइदर वन नॉर टू। आप कोशिश कीजिए विद इन जो है 30 सेकेंड के अंदर जो है अपने कमेंट में रिप्लाई दे सकते हैं यहाँ पर चैट में। अब इसमें आंसर क्या होगा? हमने कहा इट वॉज प्रीडोमिनेंटली सेकुलर सिविलाइजेशन एंड रिलीजियस एलिमेंट दो प्रेजेंट डिड नॉट डोमिनेट द सीन ड्यूरिंग दिस पीरियड। बिल्कुल कह सकते हैं इस समय का ये स्थिति ऐसी ही थी, किसी भी तरह की ऐसा हम नहीं कह सकते कि इसको नॉन सेकुलर सिविलाइजेशन के तौर पर नहीं कहा जा सकता। इसलिए स्टेटमेंट वन करेक्ट है। दूसरा कॉटन, ये तो हमने पहले ही बताया था कि कॉटन जो है इस इंडस वैली सिविलाइजेशन में स्पष्ट तौर पर आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखता है, इसलिए यहाँ पर आंसर होगा बोथ वन एंड टू। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? नंबर वन, they proposed great places and temples, the worshipped both male and female deities, मतलब जो है हिंदू देवी और देवताओं दोनों की जो है इसमें पूजा की जाती थी। तीसरा, they employed horse drawn chariot in welfare। समझ रहे होंगे आंसर इसमें क्या होगा? ए। ओनली वन एंड टू। Question number 3. Consider the following the statements. पिछले क्वेश्चंस में भी थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर पहला सेंटेंस दिया गया है ग्रेट प्लेसेस एंड टेम्पल्स। टेम्पल्स के हमें डायरेक्ट जो है प्रेजेंट टाइम के जो टेम्पल हैं उसके बेस पर जो है एविडेंस नहीं मिलता, लेकिन कहीं ना कहीं वर्शिप के तौर पर हमने सभागार वगैरह को एग्जाम्पल के तौर पर लिया था, इसलिए हम सेंटेंस वन को जो है करेक्ट मानेंगे। जो है दूसरा क्या है, मेल एंड फीमेल डाइटीज, उसके हम कह सकते हैं कि ये इस समय ये सिस्टम था कि देवी और देवताओं दोनों की हमें मूर्तियां मिलती हैं योगी के तौर पर या और इस तरह से, तो इसलिए हम दोनों को ही यहाँ पर इनको भी करेक्ट मानेंगे। तीसरा जो है एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रॉन, ये चीज बिल्कुल इनसे लिंक्ड अप होती ही नहीं जो है। नेक्स्ट आए थर्ड क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग द स्टेटमेंट। हरप्पन बिल्ड द अर्लीस्ट सिटीज कंप्लीट विथ टाउन प्लानिंग, सैनिटेशन, ड्रेनेज सिस्टम एंड बोर्ड वेल लेड रोड। Second, Harappans built double storage houses of burnt brick, each one of which had a bathroom, a kitchen, and a well. Which of the following statement is correct?
सर सी बोथ 1 and 2। बोथ 1 and 2 बोथ। यहाँ पर जो है हड़प्पन का जो है स्पष्ट तौर पर पहला भी सेंटेंस दिख रहा है, टाउन प्लानिंग, सैनिटेशन, ड्रेनेज सिस्टम, ये सारी चीजें दिखती थी। सेकंड में भी बाथरूम वगैरह ये सारी चीजें इसमें देखने को मिलती हैं, किचन और वेल वगैरह ये सभी जगह पर देखने को मिले हैं। फोर्थ क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग सेंटेंस। पहला, इट कंसिस्ट chiefly of very fine wheel made wares, very few being handmade। व्हील मेड भी वेयर्स मिलते हैं और हैंडमेड भी जो है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, पॉलीक्रोम पोट्री इज रेयर एंड मेनली comprises small vases decorated with geometric pattern। which of the following इसमें? अब इसमें सेंटेंस जो पहला दिया गया है, इस कंसिस्ट चीफली ऑफ वेरी फाइन व्हील मेड वेयर्स, वेरी फ्यू बीइंग हैंडमेड। इस सिविलाइजेशन में पहिए का उपयोग प्रॉपर तौर पर हो रहा था, तो इसलिए पहला सेंटेंस तो पूरी तरह से सही होगा। सेकेंड पॉइंट में, पॉलीक्रोम पोएट्री इज रेयर एंड मेनली कंप्राइज स्मॉल डेकोरेटेड ज्योमेट्रिक पैटर्न, ये सारी चीजें आपको दिखती हैं, इसके मतलब सेंटेंस दूसरा भी सही होगा, इसलिए आंसर यहां पर भी क्या होगा, बोथ 1 and 2। फिफ्थ क्वेश्चन, इट वॉज फाउंड इन मोहनजोदारो एंड shows a human figure placed क्रॉस लेग। समझ रहे हैं, क्रॉस लेग के फॉर्म में जो है इस तरह से। सेकेंड, एन एलिफेंट एंड ए टाइगर are revealed at the right side of figure and a rhinoceros and a buffalo are seen on the left। which of the above sentence correct about seal of पशुपति महादेव? पशुपति महादेव से रिलेटेड कौन सी चीजें जो है इसमें सही होती हैं? अब इसमें सेंटेंस जो पहला कहा गया है कि क्रॉस्ड लेग, क्रॉस लेग का मतलब यह है कि ये योगी जो है, वहां पर जो पशुपति योगी की जो मूर्ति मिलती है वो ध्यान की मुद्रा में है, और ध्यान की मुद्रा में जब बैठते हैं तो जाहिर सी बात है कि पैर उसके क्रॉस के ही फॉर्म में होंगे, तो इसलिए सेंटेंस 1 करेक्ट होगा। दूसरा सेंटेंस भी सही दिख रहा है, लेफ्ट साइड में राइनोसेरास बफेलो, राइट साइड में टाइगर और एलिफेंट, और बॉटम में 2 डियर उसमें दिखाए गए थे जो है, इसलिए जो है ये सेंटेंस बोथ 1 and 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट जो है, ड्यूरिंग द आर्कियोलॉजिकल excavation of the Harappan civilization, what types of the civic planning representation were seen? पहला, houses, markets, storage facilities, offices, and almost every basic thing are organized in a grid-like pattern। दूसरा, road were cut crossway each other at 90 degree and city was organized into blocks design। बोथ सेंटेंस क्या होगा, दोनों सेंटेंस सही होंगे, पहला भी और दूसरा भी, क्योंकि पहला भी जो आपको दिख रहा है स्टोरेज वगैरह भी दिखता था, हाउसेस भी, मार्केट भी हम कह सकते हैं, क्योंकि वहां पर जो है जो माउंट वगैरह मिले हैं, चबूतरा जो हड़प्पा में देखने को मिलता है, जहां पर वर्कर को एम्प्लॉय देने की बात करते हैं, वहां पर पिट होल्स होना है, मतलब छोटे छोटे गड्ढे होने के साथ साथ जिस तरह से चबूतरे का स्ट्रक्चर दिखता है, उससे ये माना जाता है कि संभवतः हो सकता है कि यहाँ पर कोई मार्केट का सिस्टम भी रहा हो। ऑफिसेस एंड ऑलमोस्ट वेरी बेसिक थिंग्स, ये सारी चीजें जो है दोनों ही इसमें सही होंगे सेंटेंस। नेक्स्ट, व्हाट वर द क्रॉप raised by Harappans? Cotton, wheat, barley, peas। Actual
इनमें से किस किस के बारे में जो है हड़प्पन का जो है सही था? जो कॉटन था, वीट था, बार्ली भी था। 1 2 3, जब 1 2 3 पर आप 100% एश्योर हैं तो दो ऑप्शंस आपके जा रहे हैं, पहला और दूसरा। सी एंड डी ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली आप एलिमिनेट कर सकते हैं यदि आप कंफ्यूज में है पीस का। नॉर्मल तौर पर इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में यह भी कहा जाता है कि वो नॉर्मली अक्सर हर फसलों के बारे में पता था, पल्सेस के बारे में उन्हें पता था, इसलिए पीस को भी हम यदि कॉमन सेंस के या कॉन्सेप्ट के बेस पर करेंगे तो पीस को हम उसमें रखेंगे, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर 1 2 3 एंड 4। चेट डिसेबल्ड बता रहा है, चेट में आधी आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं तो चलिए चैट का रहने दीजिए, क्योंकि वो चीज पॉसिबल नहीं, उसमें फिर हमें साउंड की डिस्टरबेंस होने लगेगी, आप लोगों की साउंड फिर ज्यादा आने लगती है उधर से, उसको यदि हम इनेबल करेंगे तो। आप ग्रुप में डाल सकते हैं मैसेज, ये डालना है तो। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, which is the correct chronology of the evacuation of the site in the Indus Valley civilization? इनकी साइट्स की खुदाइयों का क्रम जो है वो आपको लगाना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। मोहनजोदारो, चनहुदड़ो, हड़प्पा एंड लोथल। वेरी सिंपल क्वेश्चन हो गया, क्योंकि इसमें सीक्वेंस आप देख सकते हैं। इन चारों साइड में सबसे पहले तो हड़प्पा था ही जो है, इसलिए 3 ऑप्शन यहाँ पर है, 3 ऑप्शन यहाँ पर है, 2 हैं, 2 ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। 21 के बाद ये 23 में मोहनजोदारो हो गया था, तो जस्ट ये सीक्वेंस में ही थे जो है 3 एंड 1। ऑप्शन नंबर ए जो है, ए आपका जो है करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग सेंटेंस regarding the granary found at the various sites of the Indus Valley civilization. Granaries are immediately located at the west of the Great Path. At Mohenjo-daro is a group of 27 blocks of brick work crisscrossed by narrow lane. देखिए एक चीज और भी हम यूपीएससी के क्वेश्चंस में आपको क्लियर करा दें, जो कॉन्सेप्ट फैक्ट्स को लर्न करने के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस अलग तरह से भी एलिमिनेट किए जाते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इंफॉर्मेटिव टाइप के होते हैं। इंफॉर्मेटिव कहने का मतलब जिससे आपको कुछ नई इंफॉर्मेशन जनरेट हो सके। यहाँ पर इतने बड़े सेंटेंस वगैरह दिया जा रहा है, क्रिस क्रॉस ब्रिक वर्क 27 ब्लॉक्स, इस तरह की जो सेंटेंस है, इसके मतलब ये सेंटेंस तो सही होगा। इतने ज्यादा जो है क्या कहते हैं फैक्ट्स अननेसेसरी कमीशन के द्वारा कभी भी क्वेश्चन में नहीं घुसाए जाते। यदि ये चीजें यदि आपके उसमें ना हो, मतलब ये चीजें ज्यादा बुक्स वगैरह में रीड करने पे कहीं नहीं आया हुआ और उसमें डला हुआ है, तो इसके मतलब वो इंफॉर्मेशन आपको खुद जो है कमीशन द्वारा दी जा रही है कि ऐसा भी होता था उसमें। इसके मतलब सेंटेंस नंबर 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो है, समवॉट सिमिलर स्ट्रक्चर have also been found in हड़प्पा, कालीबंगा एंड लोथल। यहाँ पर 3 साइट्स की बात कर रहे हैं, हड़प्पा, कालीबंगा एंड लोथल। इन सभी जगहों पर हमें इस तरह के ग्रेनरी वगैरह के एविडेंस हड़प्पा में तो मिलते ही हैं, कालीबंगा, लोथल। थर्ड सेंटेंस, these structures have been identified as granaries which were used for storage water। सीधा सीधा सेंटेंस गलत है। ग्रेनरी में जो है वहां पर क्या था, अनाज वगैरह रखने की स्टोरेज के सोचा गया था, वाटर स्टोरेज का कहीं नहीं कहा जा सकता, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर बी 1 एंड 2 करेक्ट होगा। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। पहला, the drainage system of Indus Valley civilization indicates that people had a no civic sense of sanitation and care for health and hygiene. Second, small drains made of burnt brick were connected with
bathing platforms and latrines of private houses joined the medium-sized drain in the side street. Third sentence, the similar drain ran into larger sewers in the main street, which were covered with bricks or dressed stone blocks. अब इसमें देखें, 3 सेंटेंस हैं, तीनों ये ड्रेनेज सिस्टम से संबंधित हैं. आप इसको भी एलिमिनेट करने के मेथड से यदि आएंगे तो आसान होगा. आप सिंपल सा पहला सेंटेंस देखिए, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडिकेट दैट द पीपल हैड ए नो सिविक सेंस ऑफ सैनिटेशन एंड केयर ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन. नो, दैट मीन्स पहला सेंटेंस क्या होगा? गलत होगा. यदि पहला सेंटेंस गलत हो गया तो ऑप्शन ए भी आपका गलत है, ऑप्शन बी भी गलत है, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव वो भी गलत है. ऑप्शन बचता ही है 2 एंड 3. आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी. क्वेश्चन नंबर 13, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द टूल्स एंड वेसल यूज्ड बाय द हड़प्पन पीपल. हड़प्पन टूल्स इंक्लूड फ्लैट एक्स, chisel, arrowhead, spearhead, knives, saws, razor, and fish hook. दूसरा, apart from tools, people also made copper and bronze vessel. Harappan people made small plates and weights of lead and gold and silver jewelry of the considerable sophistication. Which of the sentence are correct? सही है. आंसर इसमें डी होगा. आप पहले की जितनी भी चीजें देख रहे हैं ये सारी चीजें उस समय मिलते थे. सेकेंड ऑप्शन कॉपर एंड ब्रॉन्ज दोनों के जो है हमें मिलते हैं. थर्ड ऑप्शन ये भी करेक्ट है जो है, इसलिए आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव. 14th number question. Consider the following statement regarding mature Harappa poetry. Number 1, mature Harappa poetry represents a blend of the ceramic tradition of the pre-Harappan culture of both west of the Indus region as well as Saravati area. Second, the poetry technology was quite advanced and most of the pots were wheel made. Third, pots were beautifully painted in black on the bright red surface with geometrical designs, plants, animal, and few painting seems to depict scenes from stories. यहां पर भी 3 सेंटेंस, तीनों सेंटेंस जस्टिफाई कीजिए. सर वन जो है इसका मीनिंग क्या हो रहा है, एक बार थोड़ा ट्रांसलेट कर दीजिए. Mature Harappan poetry as represent the blend of the ceramic. मतलब चीनी मिट्टी क्ले के जो है बने हुए उस समय की जो सरावती एरिया में जो हमें मिलते हैं उसी तरह के जो है हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में, प्री हड़प्पन कल्चर में वो दिख जाते हैं उस तरह. यहाँ पर भी
हम कह सकते हैं कि यहाँ पर पहला जो सेंटेंस है शरावती एरिया, हमने पहले ही बताया था शरावती माता का जो है उस तरह से सिंबल जो है यहाँ से जोड़ते हैं और नॉर्थ वेस्ट ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट की तरफ से जो है वहां से इनका लिंक्ड अप किया जाता है, तो इसलिए स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट होगा। दूसरा जो है पर्टी टेक्निक, ये भी सही है। तीसरा आप देख ही रहे हैं ये भी सही है, ऑल द अबव, ये सारे जो है क्या कहते हैं कि सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 15, consider the following statements regarding the activities of trade and commerce done by the Harappan people. Agriculture produce industrial raw material like copper ore, stone, semi precious cells were traded जो। Second, beside the raw material, finished product of metals, pot and pans, weapons, etc., precious and semi-precious stone, bead, pendants, amulets, ornaments of gold and silver were also traded to various areas. Copper may have been produced by Khetri mines of Rajasthan, Charth blade from Rohri hill of Sindh, carnelian beads from Gujarat and Sindh, lead from South India, लाजमर जो होता था फ्रॉम कश्मीर एंड अफगानिस्तान। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर करेक्ट? तीनों चारों ही सेंटेंस सही हैं, ऑल द अबव। 15 क्वेश्चंस हमने इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के रखे थे और ये सभी क्वेश्चंस प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसी तरह के रहते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड हमने कोई भी क्वेश्चन नहीं रखा था यहाँ पर कि जिसमें आपको क्वेश्चन दे दिया, 4 ऑप्शन दे दिए, उनमें से टिक करें। यहाँ पर आपको जब तक दोनों या तीनों सेंटेंस के बारे में पूरी तरह से क्लियर नहीं होगा तब तक आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। ये सभी क्वेश्चंस उसी के तरह के थे। आप प्रीवियस ईयर्स के या यूपीएससी के क्वेश्चंस देखेंगे तो उसमें आपको इसी तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। जो अब हम आते हैं थोड़ा सा मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां पर इसमें अदर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप उसको लिखने की कोशिश कीजिएगा। इसमें से हम क्वेश्चन नंबर 3 को सोच रहे हैं कि आप लोगों को डिस्कस कर दें। एग्जामिन द डिफरेंस एस्पेक्ट ऑफ एस्पेक्ट्स एंड यूनिकनेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इन रिलेशन टू इट्स रिलीजन एंड सोशल प्रैक्टिस along with suitable examples। हमने अभी शुरुआत में जब क्वेश्चन आपको डिक्टेट किया था तो उस समय हमने यहाँ पर 3-4 पॉइंट्स कहे थे। एक तो धार्मिक सामाजिक पहलुओं को और दूसरा उसकी यूनिकनेस को जोड़ना था और उसके साथ में एग्जाम्पल्स डालने थे। क्वेश्चन का बेस कहाँ से शुरू होगा? इंडस वैली सिविलाइजेशन से। कहा गया है कि पहले ही कहा गया इन सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में। यहां पर क्वेश्चन के 4 स्टेजेस हम रख सकते हैं। सबसे पहला जो स्टेज होगी वो इंट्रोडक्शन की होगी और ये जो स्टेजेस हैं ये हर क्वेश्चन में आपको इंप्लीमेंट करना है। यह नॉर्मल कोई क्वेश्चन आता है, सिंपल सा कहीं पर किसी सिविलाइजेशन से रिलेटेड नॉर्मल क्वेश्चन है जहां पर सोशल रिलीजियस या इस तरह से क्वेश्चन नहीं उठाया गया है, कोई भी पॉइंट नहीं उठाया गया है, तो उस क्वेश्चन को लिखते समय आपके माइंड में हर एस्पेक्ट्स तुरंत समझ में आने चाहिए कि हमें उस क्वेश्चन में कौन कौन पहलुओं पर जाना है। वो 5 पहलू होते हैं: सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक, कला और संस्कृति। आप जब भी क्वेश्चन फ्रेम आउट करते हैं तो उस समय क्वेश्चन पेपर का साइड का थोड़ा सा पार्ट या लास्ट पेज जो है, एग्जाम में भी जब जाते हैं तो वहां पर भी रफ पेज एक लास्ट में रहता है, उस रफ पेज पर
क्वेश्चन नंबर 1 यदि आप कर रहे हैं अटेम्प्ट, तो 1 वहां पर लिख करके रफ पेज पर, उस पर सोशल ये 5 पॉइंट लिख लें, और सोशल में जो भी पॉइंट आपको उस समय माइंड में आ रहे हैं वहां पर हिंट के तौर पर लिख दें। ये नहीं कि आप पूरा एक तरफ से वहां पे लिखेंगे, नहीं, हिंट्स बस लिख लीजिए कि सोशल में हमें उनके गॉडेस मदर के ऊपर डिस्कस करना है, फिर उनके जो है कपड़े वगैरह के बारे में बात करनी है, उनके अदर जो है फूड वगैरह के बारे में बात करनी है, ये सारी चीजें। यदि आपने फूड, उनके उस समय के पहनने के वस्त्र वगैरह का, उनका जो है सोसाइटी का सिस्टम वगैरह का, ये चीजें वहां पर लिख देंगे, तो जब क्वेश्चन फ्रेम करने होंगे तो पीछे से आप देखेंगे तो आपको पॉइंट्स याद आ जाएंगे। अदरवाइज यदि आप सीधे क्वेश्चन लिखना शुरू करते हैं तो सोशल के 2 पॉइंट पहले माइंड में आते हैं, तब तक इकोनॉमिक्स के फाइट करने लगते हैं, फिर इकोनॉमिक रिलेशन के जो है आप क्वेश्चन लिखने लगते हैं, फिर पॉलिटिकल याद आने लगता है, वो लिखने लगते हैं। जब पॉलिटिकल लिख लगते हैं, चुके होते हैं, तब याद आता है कि अरे सोशल में वो भी पॉइंट लिख सकते थे। फिर क्वेश्चन का जो ऑर्डर है वो गलत हो जाता है कि पहले सोशल लिख दिया, फिर कुछ और लिखना है, फिर कुछ और लिखना है, ऐसा नहीं। सोशल के पॉइंट एक ही जगह पर पूरे होने चाहिए, इकोनॉमिक अफेयर के पॉइंट सारे एक ही जगह पर होने चाहिए, पॉलिटिकल एक जगह होना चाहिए, कल्चरल एक जगह पर होना चाहिए, रिलीजियस एक जगह पर होना चाहिए, उनका सबका जो है एक ही जगह पर हो। ये नहीं कि रिलीजियस लिख रहे हैं, रिलीजियस में बीच में इकोनॉमिक का लिख दिया, फिर बाद में फिर से रिलीजियस लिखने लगे, वो यदि आपका अप्रोच रहेगा तो वो गलत हो। इसीलिए हमने कहा कि लास्ट के पेज पर हिंट्स के तौर पर आप लिख लें। यहाँ पर हमें 2 पहलुओं पर देखने के लिए, लिखने के लिए कहा गया है, धार्मिक और सामाजिक पहलू पर। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम इंट्रोडक्शन रखेंगे कि सभ्यता के इस समय के दौर में इसकी उत्पत्ति हुई थी, इसकी टाउन प्लानिंग वगैरह अच्छी थी, इसके स्क्रिप्ट अच्छे थे, आर्ट वगैरह थी। ये इंट्रोडक्शन में आपका ये 250 वर्ड्स का क्वेश्चन है, इसके लिए मैक्सिमम आप इंट्रोडक्शन में 40 वर्ड्स तक लिख दीजिए। इसके बाद कुछ बॉडी के तौर पर क्वेश्चन के जो है उसका जो रहेगा उसका बॉडी, और बॉडी किसके रिस्पेक्ट में रहेगी, सोशल और रिलीजियस, सामाजिक और धार्मिक। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो सामाजिक धार्मिक पहलू हैं उसको जो है सेकंड, हमने कहा था ना कि 4 सेक्शंस में क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे। एक तो इंट्रोडक्शन हो गया, दूसरा जो सामाजिक और धार्मिक पहलू है उसको वहां पर हम एक्सप्लेन करेंगे कि सामाजिक में कैसे मैट्रियार्कल जो है सोसाइटी थी, मूर्तियां जो है इस तरह की गॉडेस मदर की ज्यादा मिलती हैं, जिसके बेस पर हम मैट्रियार्कल सोसाइटी कह लेते हैं। समाज किस तरह से 2 हिस्सों में बटा हुआ दिखता था, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न माउंट वगैरह की बात कर सकते हैं, ये सारी चीजें वहां पर रख सकते हैं। सोशल एस्पेक्ट में जितने भी आपके पॉइंट्स आ रहे हैं, रिलीजियस के तौर पर जब जाएंगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये सारी चीजें क्वेश्चन के बॉडी के अंतर्गत आएंगे। रिलीजियस में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में वही 3-4 पॉइंट के तौर पर हम रिलीजियस देखते हैं। सबसे पहले हम किसकी बात कर सकते हैं, वही पशुपति की बात करेंगे। पशुपति में कैसे कैसे उसका स्ट्रक्चर है, जैसे अभी हमने प्रीलिम्स क्वेश्चन के समय में जब डिस्कस किया कि क्रॉस के फॉर्म में उन्होंने अपना बैठे हुए हैं, योगासन की मुद्रा में बैठे हुए हैं, लेफ्ट में आपके राइनोसेरास और बुल वगैरह है, राइट में टाइगर एंड एलिफेंट है, जो है बेस में जो है डियर वगैरह को दिखाया गया है। योगी की मूर्ति को त्रिमुखी तौर पर बनाने की कोशिश की गई, उसके सर पर जो है किसको दिखाया गया है, सींग वगैरह लगे हुए हैं, जिसको हम पशुपति के साथ लिंकअप करते हैं। ये एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल भी उसके साथ में लिंक्ड हो रहा है। जो नेक्स्ट जो है पशुपति के बाद दूसरा हम किस पर आएंगे, मदर गॉडेस पर। ये मातृ देवी की पूजा करते थे, जो है जिसको हमने मदर गॉडेस की जो मूर्ति मिली है उसका एग्जाम्पल कोट करने के साथ साथ उस पर क्या कहेंगे कि इसको किस चीज से रिप्रेजेंट करते थे, जो है किस चीज का जो है वो सिंबल था, किसको साथ हम उसको लिंकअप किए हैं। लिंकअप क्या था, वही प्रॉस्पेरिटी एंड फर्टिलिटी, जिसको हमने प्रजननता तथा संपन्नता का एक प्रतीक के तौर पर इंडस वैली सिविलाइजेशन में स्थापित किया था। जो 2 तो ये हो गए। तीसरा कौन सा था, तीसरा हम कह सकते हैं वही फैलस वर्शिप। फैलस वर्शिप क्या, लिंग पूजा वगैरह के प्रमाण मिलना शुरू हो जाते हैं। कुछ स्टोन के हमें इस तरह के देखने को मिले हैं जिसके बेस पर हम ये कहते हैं कि संभवतः ये लोग जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग लिंग तथा यौन की पूजा वगैरह भी किया करते थे। ये सारी चीजें जो है इसके धार्मिक में आ जाएंगे, ये चीजें सोशल की भी इसमें आ जाएंगे। इनको डिस्कस करने के साथ साथ तीसरा पॉइंट जो है हम उसको अद्वितीयता के तौर पर अब डिस्कस करेंगे। हमने 4 पॉइंट में इसको डिवाइड किया है। एक तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का इंट्रोडक्शन, दूसरा सेक्शन जो है धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं का डिस्क्रिप्शन विद एग्जांपल, और तीसरा हमारी यूनिकनेस। यूनिकनेस क्या है, अद्वितीय किस तौर पर,
टेम्पल के जो निर्माण की प्रथाएं थी जो है वो एक अलग तरह की यूनिकनेस थी, जो है आज के मंदिरों के बजाय उनका दूसरा अलग सा यूनिकनेस हम कह सकते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं, चाहे वो टेम्पल यूनिकनेस के तौर पर उसको हम कह दें, या फिर हम ये कहना चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि टेम्पल इनके थे ही नहीं जो है, लेकिन फिर भी जो है इनमें वर्शिप का प्रावधान था, जो है लोग इस तरह से पूजा करते थे। जो चीजें जो है क्या कहते हैं उनकी अदर उस समय की जो सिविलाइजेशन है, चाहे मेसोपोटामिया या फिर इजिप्ट में जो उस समय टेम्पल वगैरह के जो भी एविडेंस वहां पर मिले हैं, उनके कंपैरिजन में यहाँ पर जो है उनका एब्सेंस होना जो है ये उनकी उस समय की यूनिकनेस है। उनकी जो है जो धार्मिक आस्था है जो है उसमें भी हम इसको कह सकते हैं कि स्पष्ट तौर पर जो है वो एक अलग अद्वितीय थी, ग्रेट बात होता था, सामूहिक संस्कार, मतलब सामूहिक तौर पर वो लोग जो है पूजा वगैरह करते थे। इस तरह की दूसरी कहीं पर भी जो है हमें इस तरह का एविडेंस नहीं मिलता है कि जहां पर वो लोग इस तरह से सामूहिक जो है कर्मकांडों में भाग लेते रहे हों। तीसरे पॉइंट के तौर पर हम उनकी जो संस्कार वगैरह की प्रथा थी उसको भी हम यहाँ पर ले सकते हैं, उनकी आस्था के साथ जोड़ सकते हैं। इस तरह से पॉट में एक साथ जो है दफनाना जो है, पॉट में पॉट बरियल वगैरह के एविडेंस हमें देखने को मिलते हैं, कलश समाधान वगैरह के प्रमाण जो देखने को मिल जाते हैं, वो भी इनकी एक यूनिकनेस के साथ देखे जा सकते। ये तीन पहलू तो ये हो गए कि उनको अद्वितीय कैसे थे, जो है दूसरे लोगों से वो डिफर कैसे थे। और लास्ट में क्या होगा, हर क्वेश्चन में आपका एक लास्ट का पैराग्राफ कंक्लूजन का होना चाहिए, आपकी तरफ से उपसंहार के तौर पर आप निष्कर्ष के तौर पर क्या कहना चाहते हैं। सिंपल सा। ये सोशल एंड रिलीजियस चीजों पर डिस्कस करने के बाद कंक्लूजन में हम ये कहेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडिकेट्स ए प्रीडोमिनेंटली सेकुलर सिविलाइजेशन। पूरी तरह से जो है क्या कहते हैं कि इस तरह से ये सहिष्णु थी, किसी के साथ कोई वो चीजें नहीं, हर तरह की जो है वर्शिप वहां हो रही थी। मातृ देवी में भी लोग आस्था रखने वाले थे, योगी में भी मूर्ति में आस्था रखने वाले थे, लिंग तथा योनि वगैरह की भी पूजा की जाती थी। किसी भी तरह से सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो सारी चीजें रिलीजियस और इन सब चीजों का एक दूसरे से कोई लेना नहीं था। लोगों की अपनी आस्था अलग होती थी, सोशल उनका रहन सहन अपना अलग होता था, मतलब ये सारी चीजें मतलब समाज में एक सहिष्णुता का माहौल कहा जा सकता है। और यहां तक भी हम इसको लिंकअप करके आगे कंक्लूड करेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही रिलीजियस सिस्टम के बेस पर ही आगे चल करके वैदिक सभ्यता आई, और वैदिक सभ्यता के बाद जो धार्मिक आंदोलन शुरू हुए, चाहे हम वो बुद्धिज्म की बात करें, चाहे वो जैनिज्म की बात करें, चाहे वो हिंदुज्म की बात करें, ये सारे धर्मों में हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन धर्म की प्रतिबिंब जो है, उसकी इमेज जो है या उसकी झलक दिखती है। ये आपके कंक्लूजन में कंक्लूड करके इस क्वेश्चन को फ्रेम करेंगे। ये हमारा आज का डिस्कशन सेशन था कि यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम्स एक्चुअल में होते कैसे हैं, क्योंकि आप लोग कितना क्या कर रहे थे उस चीज का तो आप लोगों को से बेहतर तो कौन कह सकता है, हम तो नहीं बता सकते। इसलिए हमने कहा कि हम अपने लेवल पर क्वेश्चंस डाल करके आपको एक बार दिखाएं तो कि हाँ आप अपने को इस आईने में भी देखें कि क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं, मेंस एग्जाम के क्वेश्चंस में किस तरह के क्वेश्चन उठाए जाएंगे, कैसे हमें फ्रेम करना होगा, प्रीलिम्स एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरह से होते हैं। सबसे ज्यादा जो है डिफरेंस आपको प्रीलिम्स एग्जाम में दिख रहा होगा। अदर स्टेट वगैरह के एग्जाम्स वगैरह जो होते हैं, स्टेट कमीशन जैसे कि चाहे वो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का है, चाहे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है, चाहे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, या उत्तराखंड है, या अदर स्टेट के, वहां के जो प्रीलिम्स एग्जाम के क्वेश्चंस हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप इस तरह के मिलेंगे जो फैक्ट बेस पर होंगे। क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन होंगे, वो चीजें जो है वो मिल जाते हैं। लेकिन इसमें यूपीएससी में आपको सीधे फैक्ट बेस पर क्वेश्चंस नहीं होते हैं। मेंस एग्जाम में भी यूपीएससी में जो क्वेश्चंस होंगे ज्यादातर इसी क्वेश्चन नंबर 3 की तरह के ज्यादा होते हैं, कुछ एक क्वेश्चन आए हैं, लेकिन स्टेट कमीशन में जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे। या फिर जो है ये आप क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं, हड़प्पा संस्कृति आज भी भारत में प्रचलित है, इस टिप्पणी कीजिए। या भारत की प्राचीन सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया, ग्रीस की सभ्यताओं से इस प्रकार इस बात में भिन्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप की परंपराएं आज तक भंग हुए बिना परिरक्षित है। वैसे तो ये यूपीएससी का ही क्वेश्चन है, जो आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन अब स्टेट में भी पूछा जा सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस यहां पर आते हैं। आप इन सारे क्वेश्चंस को देखिएगा, इसको राइट डाउन कीजिएगा,
और कोशिश कीजिएगा कि आप उनको हमारे साथ शेयर कीजिएगा, उसमें क्या किस तरह के किसके साथ क्या प्रॉब्लम है, मैं इंडिविजुअल तौर पर आपके साथ डिस्कस कर लूंगा कि इसमें ये चीजें होनी चाहिए या इस तरह होनी चाहिए। लेकिन कोशिश कीजिए कि आप सभी लिखिए। बस आज के सेशन में हमारा इतना ही था और बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन था। इसकी सभी की जो भी हमने क्लासेस लेक्चर्स लगाए हैं उनकी स्लाइड्स आपको हम YouTube पर अवेलेबल करा देंगे, प्लस साथ में जो स्लाइड्स का PDF फाइल है वो हम वेबसाइट के लिंक पर डाल देंगे। दोबारा से हम वो चीज़ आपको क्लियर कर दे रहे हैं, आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। बस इसी के साथ आपका दिन शुभ हो।